वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ फादर्स ऑफ एजुकेशन ग्रुप। अभी तक हम लोगों ने वेव ऑप्टिक्स में न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बारे में पढ़ी और हाइगन्स के वेव प्रिंसिपल को पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे कि कोई वेव फ्रंट अगर किसी मिरर से, लेंस से या प्रिज्म से टकराता है तो कैसा रूप ग्रहण करता है। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे कि किसी सरफेस से तरंगाग्र का अपवर्तन और परावर्तन के नियमों की व्याख्या किस तरह होती है। ये तीन टॉपिक आज हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। तो पहला टॉपिक स्टार्ट होता है तरंगाग्र का अपवर्तन या परावर्तन। अपवर्तन के नियमों की व्याख्या नहीं कर रहे, यहाँ पर हम अपवर्तन किस प्रकार होगा यह सीखेंगे, इसके बाद नियमों की व्याख्या करेंगे। तो समझिएगा, मान लीजिए कि कोई एक समतल तरंगाग्र, समझिएगा ध्यान से, ये एक समतल तरंगाग्र है और यह किसी लेंस से अपवर्तित होता है। मान लीजिए इसके सामने कोई उत्तल लेंस रख दिया जाता है। ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को। तो जब यह पार्ट इससे टकराएगा तो इसके द्वारा और इस भाग के द्वारा एक ये पार्ट हो गया। तो आप सोचिए, इसको सघन माध्यम में कम दूरी तय करनी पड़ी, इसको सघन माध्यम में अधिक दूरी तय करनी पड़ी, इसको भी ज्यादा दूरी तय करनी पड़ी, इसको कम दूरी तय करनी पड़ी। तो इसका मतलब है कि ये जो पार्ट है यह पहले निकल जाएगा, ये थोड़ा सा पीछे रह जाएगा, ये और पीछे रह जाएगा, ये थोड़ा आगे निकल जाएगा। तो जो शेप बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। बात समझने के लिए समझिएगा, जब किसी समतल तरंगाग्र का लेंस से अपवर्तन होता है तो वह गोलीय तरंगाग्र में परिवर्तित हो जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सपोज करो अगर यह कोई गोलीय तरंगाग्र आता है, इस तरह से ये कोई गोलीय तरंगाग्र है जो आगे बढ़ता है, तो ये पार्ट पीछे रह जाता, ये इससे अपवर्तित हो जाता, ये पार्ट पीछे रह जाता। लेकिन इसको सघन माध्यम में अधिक दूरी तय करनी पड़ती, तो ये पार्ट देर से निकलता और ये पहले निकल जाता है इस तरह से। तो ये जो तरंगाग्र है ये समतल तरंगाग्र का रूप धारण कर लेता। लेकिन एक चीज ध्यान रहे, इसकी जो वक्रता है वह वक्रता लेंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर वक्रता इसके अकॉर्डिंग नहीं होगी तो एग्जैक्ट हमें प्लेन तरंगाग्र यानी समतल तरंगाग्र नहीं मिलेगा। ये इस बात को समझिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्योंकि समतल था तो समतल जब लेंस से अपवर्तित होगा तो गोलीय मिलेगा, और इसकी जो वक्रता होगी वह वक्रता इस लेंस की वक्रता के अनुसार ही होगी। यूँ नहीं है कि जैसा बनाया वैसी वक्रता दे दी इसको छोटी वक्रता, ऐसा नहीं होगा। लेकिन तरंगाग्र गोलीय प्राप्त होगा। अगर कोई समतल तरंगाग्र, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि जब अगर इसी प्रकार से हम कहते हैं कि भाई ये एक समतल तरंगाग्र है, इसको हम क्या करते हैं, अवतल लेंस से अपवर्तित कराते हैं, तो ये पार्ट लेट निकलता, ये पहले निकल जाएगा, ये लेट निकलेगा। तो जो तरंगाग्र का रूप होगा वो ऐसा बन जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको सघन माध्यम में कम दूरी तय करनी पड़ रही है, तो ये जल्दी आगे निकल जाएगा और ये पार्ट पीछे रह जाएंगे। तो हमें अवतल वक्रता का एक गोलीय तरंगाग्र प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर की लाइन क्या बनती है, इसकी जो बेसिक लाइन बनती है यह बनती है कि कोई जब समतल तरंगाग्र किसी लेंस से अपवर्तित होता है, समझ में आ गई, तो वह गोलीय तरंगाग्र में परिवर्तित हो जाता है। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? यानी इसकी दिशा तो वही रहती है लेकिन इसका रूप बदल जाता है। इसी प्रकार अगर किसी प्रिज्म से समतल तरंगाग्र टकराता है, इस तरह से ये तरंगाग्र जा रहा है इस तरीके से, तो इसको सघन माध्यम में कम दूरी तय करनी पड़ रही है तो ये पहले निकल जाएगा, जबकि इसको अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है तो ये बाद में निकलेगा। ये समतल तरंगाग्र। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो आपतित तरंगाग्र था उसकी डायरेक्शन ये थी इस तरह से, और अपवर्तित तरंगाग्र की डायरेक्शन चेंज हो गई। लेकिन
पहले भी समतल तरंगाग्र था, अपवर्तन के बाद भी समतल तरंगाग्र ही प्राप्त होता है। यहाँ पर हम लोग क्या समझेंगे, यह समझेंगे कि जब किसी प्लेन से कोई समतल तरंगाग्र टकराता है तो उसकी दिशा बदल जाती है लेकिन उसका रूप अपरिवर्तित रहता है। तो ये ऐसे कुछ न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि कोई समतल दर्पण से अगर टकरा जाता है, गोली दर्पण से टकरा जाता है, तो ऐसा ही कंसेप्ट हमारा दर्पण में भी काम करेगा। तो तरंगाग्र का परावर्तन किस प्रकार होगा इसको हम लोग समझेंगे। ये नॉर्मली मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक तरंगाग्र के बारे में, न्यूमेरिकल भी इसका आता है। अपवर्तन के नियमों की व्याख्या, परावर्तन के नियमों की व्याख्या अगले टॉपिक में करेंगे। तो दूसरा जो है कि अगर तरंगाग्र का परावर्तन करना है तो ये कैसे होगा। देखिए परावर्तन का मामला कैसे समझा जाएगा। परावर्तन में मान लीजिए कि आपके सामने कोई समतल दर्पण रख दिया जाता है, समझ में आएगा, और इस पर एक कोई इस तरह से समतल तरंगाग्र आता है तो ये इस तरीके से परावर्तित हो जाएगा और ये भाग इस तरह से परावर्तित हो जाएगा। तो देखिए जाना था तरंगाग्र को इस डायरेक्शन पर और ये चला गया इस डायरेक्शन पर, तो हम लोग यहाँ क्या समझेंगे कि जो समतल तरंगाग्र था वो समतल ही रहता है। समतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात तरंगाग्र की प्रकृति नहीं बदलती है जबकि दिशा बदल जाती है। रहेगा समतल का समतल ही लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन ये थी और चला गया इस तरह से। इसी प्रकार अगर ये गोली दर्पण से जो है परावर्तित होगा तो वो कैसा परावर्तन देगा हमें देखिएगा। मान लीजिए गोली अवतल दर्पण आपने ले लिया, यहाँ से कोई समतल तरंगाग्र इस तरह से इससे टकराता है तो ये भाग पहले ही टकरा जाएगा, ये भाग देर से टकराएगा मतलब वापस आएगा, और ये भाग भी क्योंकि इससे भी पहले ही परावर्तित हो गया तो पहले ही मिल जाएगा। अब इनको मिला करके जो सरफेस बनेगा वो भी एक गोलीय तरंगाग्र ही देगा। तो समझने की बात यहाँ पर हमको क्या आया, हमें ये समझ में आया कि समतल तरंगाग्र किसी गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात गोलीय तरंगाग्र का रूप बना देता है और इसकी जो वक्रता है वह उसी वक्त जो दर्पण लिया गया है उसकी वक्रता के अकॉर्डिंग ही होगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई उत्तल दर्पण ले लिया, अब कॉन्वेक्स मिरर अगर लेंगे तो वही कहानी, ये पार्ट पहले परावर्तित होगा, ये पार्ट बाद में होगा और ये पहले परावर्तित हो जाएगा, ये वाला पार्ट बाद में होगा तो कुछ पीछे रह जाएगा। अब इनसे हम लोग देखेंगे कि एक फिर गोलीय तरंगाग्र प्राप्त होता है। तो इसका जो की पॉइंट है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसी समतल दर्पण से समतल तरंगाग्र जब परावर्तित होता है तो उसकी दिशा बदल जाती है परंतु उसका रूप वही रहता है। जबकि गोलीय दर्पण से जब कोई समतल तरंगाग्र टकराता है तो उसका रूप भी बदल जाता है। देखिए गोलीय बन गया, अगर यहाँ पर गोलीय तरंगाग्र आता तो समतल बन जाता, मान लीजिए गोलीय तो समतल बन जाता। लेकिन फिर वही बात कि गोलीय तरंगाग्र जो आया है उसकी वक्रता कैसी है, अगर उस दर्पण के अनुरूप है तब तो समतल बनेगा, अदरवाइज वो जो है अन्य वक्रता का गोलीय तरंगाग्र बन जाएगा। तो मेन पॉइंट ये कि समतल तरंगाग्र कैसा रूप धारण करता है ये ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा पॉइंट का 1-2 नंबर का आता है एग्जाम, उसमें मैंने चीज़ आपको बता दी पहले। अब हम लोग हाइजेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन और परावर्तन के नियमों की व्याख्या करेंगे। डायग्राम इसका मुख्य है, ध्यान से समझेंगे। चलिए तो अब हम बात करेंगे हाइजेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन के नियमों की व्याख्या। हाइजेंस के
तरंग सिद्धांत से तो परावर्तन के नियमों की व्याख्या करेंगे हम लोग। देखिए कैसे क्या है, इसमें मुख्य रूप से हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से परावर्तन होगा। तो देखिएगा ध्यान से, मान लीजिए आपके पास ये एक समतल दर्पण या मान लो एक परावर्तक सतह जेड जेड डैश दी गई है। इस पर कोई समतल तरंगाग्र इस तरह से तिरछा आपतित होता है। ये एक समतल तरंगाग्र आता है यहाँ तक, यानी जब ये पार्ट यहाँ पर था तो ये पार्ट यहाँ पर, यानी जो पार्ट जो ए बी तरंगाग्र था ये ऐसे आ रहा था, लेकिन बी जो भाग है ये हवा में ही रहता है, जबकि ए का परावर्तन हो जाता है। समझिए ध्यान से, बी का परावर्तन नहीं हो पाया, जबकि ए पार्ट दर्पण से पहले टकरा गया तो इसका परावर्तन हो जाएगा। हमने यहाँ पर एक अभिलंब खींच दिया, अभिलंब खींचने के बाद ये हो गया आई हो गया, और इस भाग यानी ए भाग का पहले ही परावर्तन हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये एंगल बन जाएगा, ये आर बन गया, जो कि आई के बराबर होगा परावर्तन के नियम से। बी से ये पार्ट जब बी डैश पर पहुंचता है, ध्यान से सुनिएगा, जब बी पार्ट बी डैश तक पहुंचता है तब तक ए पार्ट कुछ आगे निकल जाएगा। क्यों? मान लो बी से बी डैश तक जाने में लगा समय टी है, बी से बी डैश तक लगा समय टी है, तो दूरी बी बी डैश बराबर, दूरी बराबर 4 इंटू समय। सी क्या है? चाल, प्रकाश की चाल निर्वात या हवा में, मान लो हवा या निर्वात है, तो ये जो बी बी डैश है ये सी टी के बराबर हो जाएगा। मैंने क्या किया, इस एक जो परावर्तित भाग है इस पर एक सी टी लंबाई का चाप लगा दिया, यहाँ प्रकार रखा, और जितना बी बी डैश उतना ही बड़ा एक चाप मैंने ए डैश खींच दिया। तो यानी जो ए डैश है, ए डैश बराबर बी सी टी हो जाएगा। मैंने उसी लंबाई, मान लो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो मैंने 10 सेंटीमीटर का ही इस पे आर्क लगाया, और इस आर्क में मैंने यहां से एक स्पर्श रेखा खींच दी। अब देखो थोड़ा डायग्राम को समझना ध्यान से, जो ये स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो ये यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल बनाएगी। समझ में आ रही बात भाई? क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा आर्क को यहाँ बना देते तो ये आपको 90 डिग्री दिखने लग जाता। हमने थोड़ा सा बाहर कर दिया तो 90 डिग्री आपको महसूस नहीं होगा। चलो बना देते हैं यहाँ पर। ये आपके पास ओके। तो यहाँ पर हमने इससे एक स्पर्श रेखा ये, तो ये स्पर्श रेखा इस पर 90 डिग्री का एंगल बना देगी। अब ये पार्ट भी इस तरह से परावर्तित हो जाएगा, बिल्कुल बराबर से पैरेलल इसके पैरेलल। तो जो ये पार्ट इसका मैंने नाम डाल दिया ए डैश। आप समझिएगा डायग्राम, क्योंकि इसका डायग्राम जो मुख्य है, डायग्राम नहीं समझ में आएगा तो आप पढ़ नहीं पाएंगे इसको। एक समतल तरंगाग्र ए बी, समझ में आ रही बात? ए बी आता है जिसका पार्ट ए पृष्ठ से पहले ही परावर्तित हो जाता है, ये पार्ट पहले परावर्तित होता है, जबकि बी पार्ट टी समय बाद टकराता है। तो बी पार्ट द्वारा बी डैश तक की दूरी तय करने में लगा समय टी हो,
ये दूरी बराबर का हो जाएगा 4 इंटू समय, तो बी बी डैश में दूरी हो जाएगी वो सी की हो जाएगी, जहाँ सी 4 है। जब ये बी डैश तक पहुँचता है इतनी ही देर में ये वाला परावर्तित होकर कहीं ना कहीं पहुँचेगा, उतनी ही देर, तो उस टी समय में ये भाग भी तो सी की दूरी तय करेगा। अब ये जो सी की दूरी है उसे हमने एक सी की दूरी का चार्ट लगाया और उसका नाम ए डैश डाल दिया, तो ये ए डैश हो गया। तो ये भी सी की दूरी है और ये भी सी की दूरी है, तो ए डैश भी सी की हो गया और बी बी डैश भी सी की हो गया। अब देखो अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, इसमें क्या है। अगले पॉइंट में हमें ये समझना है कि परावर्तन के नियम की व्याख्या, इसका विलंब ये विलंब, इसका पहला विलंब n1 है, इसका विलंब n2 है। तो पहला नियम तो यही हो गया। पहले नियम की व्याख्या इस पर दिखाई दे रही कि आपतित तरंगाग्र AB, आपतित तरंगाग्र AB, परावर्तित तरंगाग्र कौन सा है A डैश B डैश, एवं अविलंब n1 n2 एक ही तल पर है। समझ में आ गई बात? तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, आपतित तरंगाग्र AB, परावर्तित तरंगाग्र A डैश B डैश व अविलंब n1 व n2 एक ही तल पर है। ये तीनों एक ही तल पर हो गए। अब हमारे पास है दूसरा नियम, क्या होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ये चीज हमको समझनी है, तो देखना ध्यान से, मैं क्या बता रहा हूँ उस पर। दो ट्रायंगल बना लेता हूँ मैं अलग अलग, ए डैश बी डैश, समझिएगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ध्यान से। ओके, दूसरा ट्रायंगल बनाते हैं। देखो ये शब्द तरंगाग्र का तो ये 90 ही है ना। दूसरा बनाएंगे ए बी बी डैश, ए बी बी डैश, इन दोनों त्रिभुजों में ये ओके, तो समकोण त्रिभुजों कौन कौन सा, ए डैश बी डैश व ए बी बी डैश में ये साइड कॉमन है ए बी डैश, तो भुजा ए बी डैश उभयनिष्ठ है। दूसरा पॉइंट क्या है, ए डैश बराबर बी बी डैश, यानी ये साइड इस साइड के बराबर है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है भाई, ये जो दूरी है ये इस दूरी के बराबर है, तो ए डैश बराबर बी बी डैश। और इसका जो एक एंगल है वो राइट एंगल है। 10th में आपने थ्योरम पढ़ी होगी राइट एंगल थ्योरम से। तो राइट एंगल थ्योरम में क्या होता है कि अगर कोई दो साइड आपस में बराबर है और एक एंगल 90 डिग्री है तो वो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। तो साइड भी इक्वल है तो ये समबाहु त्रिभुज हो गए। कौन सा ए डैश समकोण है, अतः ये समानुसम हो गए। समझ में आएगा? अब इन समानुसम त्रिभुजों में तीसरी साइड भी इसके बराबर में हो गई। अब एंगल में हम लोग चलते हैं, तो देखिएगा ध्यान से, ये एंगल आई है आर है। इस ट्रायंगल का समझिए,
तो एक तो ये ट्रायंगल आपके पास है और एक ये ट्रायंगल है, तो इनका हम लोग एंगल लिख देते हैं। तो 95 का, अब इसके बाद इस एंगल को लिखता हूँ मैं, देखना ध्यान से, ये आई है, ओके, ऐसे समझो, मैं अलग बना देता हूँ, ये पार्ट, ये बी पार्ट है, ये ए पार्ट है और ये इसका अगला है। तो ये पूरा 90 है, समझ में आ रही बात, बी के साथ जो ना ये पूरा 90 है, यहाँ तक ये पूरा 90 है। चित्र ध्यान से देखना, ना समझ में आए वापस बता दीजिएगा, ये पूरा 90 है, इतना आई है, ये वाला पार्ट है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस आई हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट 90 माइनस आई है। अब चूंकि ये पूरा 90 है, ये तो अभिलंब ही है, तो जब ये 90 हो गया, ये 90 माइनस आई, तो ये आई होगा या नहीं होगा, जब ये आई है तभी तो ये 90 माइनस आई होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा 90 था। तो ये पार्ट जो बी के साथ जो एंगल पड़ा, ये वाला, ये एंगल आई हो गया, ये एंगल आई बन गया आपका। दूसरे एंगल की हम लोग बात करते हैं, इधर जो चर्चा करते हैं, देखिए दूसरे साइड में आएंगे आर के लिए, तो आर कितना हो जाएगा, ये परावर्तन कोण आर है, ये इस पर अभिलंब खींचा, अभिलंब पर स्पर्श रेखा है, तो ये एंगल 90 हो जाएगा। तो ये अभिलंब देखो, ये स्पर्श रेखा थी और ये परावर्तित भाग है, तो ये 90 है, और ये पार्ट जो है ये कौन सा है, ए डैश वाला पार्ट, ठीक है ना। तो ये जो बी डैश है, ये पार्ट 8 डिग्री है, ये 90, तो ये बचा हुआ एंगल कितना है, 90 माइनस आर हो जाएगा भाई, ये टोटल 90 में आर घटा देंगे, 90 माइनस आर। अब देखिएगा ध्यान से, ये ए डैश के साथ बात कर रहा हूँ मैं, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा, ये वाला, तो ये बचा हुआ एंगल क्योंकि ये 90 है, तो ये आर होगा तभी तो 90 माइनस आर बनेगा, तो ये एंगल आर होगा, तो इसका ये वाला एंगल आर हो गया। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखें तो ये भुजा ए डैश बी डैश और ये भुजा ए बी आपस में बराबर है, क्योंकि समान समरूप हो गए। तो ये भुजाएं समान होने के कारण, समझ आ रही बात, समान होने के कारण इनके सम्मुख कोण भी समान होंगे, समझ आ रही बात। अतः एंगल आई बराबर एंगल आर। समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको डाल दीजिएगा, मैं आपको क्लियर करा दूंगा पॉइंट। तो पहला तो है आपकी तरंगाग्र ए बी, ये ए बी और परावर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश एवं अभिलंब n1/n2 एक ही तल पर स्थित है। दूसरा नियम है कि आपतन कोण आई एवं परावर्तन कोण आर आपस में बराबर है। इससे हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से परावर्तन के नियमों की व्याख्या स्पष्ट रूप से होती है। अब हम लोग बात करेंगे अपवर्तन के नियमों की व्याख्या। तो देखिए अपवर्तन के नियमों की व्याख्या को हम समझने के लिए क्या करेंगे, इसको डाल देता हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन के नियमों की व्याख्या। अपवर्तन में क्या होगा कि एक पूरा का पूरा तरंगाग्र एक माध्यम से आकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा। चलिए इसका पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ये कोई एक अपवर्तक सतह जेड डैश है। अब जेड डैश है, इस पर कोई एक समतल तरंगाग्र इस तरह से तिरछा आपतित होता है। तरंगाग्र का नाम वही ये ए बी,
क्या ये ए बी तरंगाग्र है। अब देखिए ए पार्ट यहाँ पर पहले टकरा जाएगा, इसके बाद बी पार्ट टकराएगा ना, कुछ टाइम लगेगा उसको पहुंचने में। तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू1 ले लिया और यहाँ पर प्रकाश की चाल को मैंने v1 से शो कर दिया। ये अवलंब n1 हो गया। पार्ट ए पहले ही अपवर्तित हो जाता है, यहाँ पर इसकी चाल मैंने v2 मान लिया, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू2 ले लिया। ओके, अपवर्तनांक म्यू2 ले लिया। ये आपका कोण आई हो गया। अपवर्तन के पश्चात यह प्रकाश यह भाग सीधा न जाकर के अवलंब की ओर झुक जाएगा। कब? जब म्यू2 इज ग्रेटर देन म्यू1 ले लिया जाएगा। ये सघन माध्यम है, ये विरल है। ओके, इसको बाद में वायु मालूम है, म्यू1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये ऐसे निकल जाता है, इस तरीके से ये अपवर्तित हो जाता है। अच्छा चलो भाई, ठीक, इतना काम हो गया। बी से ये जब तक बी डैश तक पहुंचेगा, बी से जब ये बी डैश तक पहुंचेगा तो मान लो कि समय टी लग जाता है, तो B2 बी डैश तक समय टी, शॉर्ट में देता हूँ लैंग्वेज में, टाइम भी लगता है। अतः बी डैश बराबर हो जाएगा V1 की, दूरी बराबर 4 मीटर समय, यहाँ पर 4 मैंने टाइम टी लगा। अब यहाँ पर अगर मैं एक दूसरा अवलंब n2 खींच देता हूँ तो ये पार्ट भी इस तरीके से अपवर्तित हो जाएगा। ऐसे जब तक ये बी डैश तक पहुंचता है तो ये दूरी होती है बी डैश। मान लो उसी समय टी पर ए पार्ट यहाँ तक पहुंचता है, समझ में आ रही बात नहीं है? उतने ही समय, क्योंकि यहाँ पर 4 अलग है तो दूरी अलग होगी, यहाँ पर 4 अलग है तो ये भी दूरी अलग होगी, लेकिन उतने ही समय टी पर ये अगर ए से ए डैश तक पहुंचता है तो यदि ए भाग अपवर्तन के पश्चात टी समय में ए डैश तक पहुंचता है तो ए डैश बराबर हो जाएगा V2T। चाल V2 है ना, तो दूरी बराबर 4 इंटू समय, तो ये जो दूरी है ये टाइम वही और चाल V2 है, तो V2 दूरी बराबर 4 इंटू समय। और मैंने बी डैश से इस पर एक स्पर्शरेखा डाल दी। स्पर्शरेखा हमेशा लंब होती है, क्योंकि समतल तरंगाग्र से आ रहा था तो ये तो हमेशा ये 90 होगा। अब एंगल का डिवाइडेशन कर लेंगे हम लोग, देखो क्या हो जाएगा। तो पहला नियम जो होता है वो यहाँ पर मैं साइड कर देता हूँ। पहला नियम क्या हो गया कि आपतित तरंगाग्र ए बी, अपवर्तित तरंगाग्र ये ए डैश बी डैश, भाई आया एक भी था और ये ए डैश बी डैश अपवर्तित है, तो आपतित तरंगाग्र ए बी, अपवर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश एवं अभिलंब n1 n2 एक ही तल पर स्थित है, ये हमको दिखाई दे रहा है। तो पहला नियम तो ये हो गया। अब हम लोग दूसरे नियम के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा नियम क्या होता है आपका, साइन आई अपॉन साइन आई। तो आई और आर पता हो, उसका साइन ले ले, तो देखो क्या होगा, सुनिए ध्यान से। ये आई है, वही कहानी, ये 90 माइनस आई हो जाएगा। ये चूंकि 90 है तो, और ये 90 माइनस आई तो ये आई होगा ना, फिट है होगा। चलो भाई, ये ये पूरा 90 था तो ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस आर, और ये बचेगा आर। तो साइन आई और साइन आर ले लेंगे, तो साइन आई बराबर क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज ए बी बी डैश में समकोण त्रिभुज ए बी बी डैश में
साइन आई बराबर लंब बटे कर्ण, पीबी डैश और 90 सामने कर्ण यानी एबी डैश, बीबी डैश बटे एबी डैश, बीबी डैश अपॉन एबी डैश। नेक्स्ट लिख सकते हो बीबी डैश क्या है, B1T अपॉन एबी डैश। पुनः संपूर्ण त्रिभुज बी डैश ए डैश ए या ए डैश बी डैश का पुनः संपूर्ण त्रिभुज ए डैश बी डैश का साइन आर ले लेता हूँ, लंब बटे कर्ण, इसका लंब हो जाएगा ए डैश और कर्ण हो जाएगा 90 सामने नहीं ए बी डैश, ए डैश अपॉन ए बी डैश, ए बी डैश या ए डैश को लिखा मैंने B2T अपॉन ए बी डैश। समीकरण एक और समीकरण को भाग दे दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। साइन आई अपॉन साइन आर बराबर B1T अपॉन ए बी डैश बटे B2T अपॉन ए बी डैश, ए बी डैश कट जाएगा, पी से टी कट जाएगा, यानी B1 अपॉन B2 बराबर कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि भाई इस माध्यम में चार्ज यहाँ पर B1 फिक्स है और इस माध्यम में प्रत्येक जगह पर प्रकाश का चार्ज B2 भी फिक्स है, तो V1 और V2 दोनों फिक्स हो गए, कांस्टेंट हो गए, तो V1 और V2 का रेशियो भी तो कांस्टेंट रहेगा, यानी यही स्नेल का नियम होता है, यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर कांस्टेंट, ये होता है स्नेल का नियम। तो इस प्रकार अपवर्तन के दूसरे नियम यानी स्नेल के नियम की व्याख्या होती है, और इसी रेशियो को हम लोग क्या कह देते हैं, इसी रेशियो को हम लोग कहते हैं साइन आई अपॉन साइन आर बराबर V2 या V1 अपॉन V2 हो जाएगा, यानी n लैम्डा 1 अपॉन n लैम्डा 2, क्योंकि आवृत्ति तो समान रहती है, तो लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 बराबर μ2 अपॉन μ1 बराबर कांस्टेंट। दिस इज स्नेल्स लॉ। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से अपवर्तन और परावर्तन के नियमों की व्याख्या पूरी संतुष्ट पारक से कर दी गई या की गई। इस प्रकार से जो तरंग सिद्धांत है प्रकाश का, ये काफ़ी मतलब जो है करेक्ट माना गया और सही रहा। इस तरह अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, अगर कोई टॉपिक में दिक्कत आती है तो आप उसमें डाल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसके बाद हम लोग आगे के वीडियोस में आगे जो अपने यंग्स एक्सपेरिमेंट्स वगैरह हैं और इंटरफेरेंस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।